हेलो बच्चों। ठीक है, हम पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर में समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में हम देखेंगे समतल दर्पण और समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु गति करने लगती है ना, या वस्तु गति कर रही हो या दर्पण गति कर रहा हो, तो प्रतिबिंब के वेग पर या प्रतिबिंब के द्वारा चली गई दूरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा किस पर, दर्पण और वस्तु की गति का प्रतिबिंब की गति और दूरी पर प्रभाव। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। तो इससे पहले ठीक हम एक चीज को समझ लें, सापेक्षिक वेग को, है ना, जो हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा है। ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट में रिपीट कर ले क्योंकि हमें यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना उस सूत्र की। ठीक है, तो सापेक्षिक वेग भी जो हम किसे कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि एक ट्रेन ए है ना, और ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, समझने के लिए। ओके, और एक ट्रेन बी है जो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक, तो अगर हम दोनों की वेलोसिटी, दोनों का वेग अलग अलग बताएं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो A है वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, B जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन अगर हम इन दोनों के वेग की तुलना करके बताएं, है ना, क्या करके बताएं हम दोनों का वेग, तुलनात्मक वेग अगर बताएं हम, तुलनात्मक वेग से मतलब A के सापेक्ष B कितने वेग से चल रहा है, B के सापेक्ष A कितने वेग से, तो इस वेग को हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक वेग, है ना। तो वस्तु का तुलनात्मक वेग सापेक्षिक वेग कहलाता है। ठीक है, अब सापेक्षिक वेग की गणना कैसे करते हैं, है ना। तो सामान्य से समझे कि जैसे अगर हम पूछते हैं जो, ठीक है, कि हम ट्रेन ए में बैठे हुए हैं और हम ट्रेन बी को देखते हैं, ट्रेन ए में बैठे हैं और बी को देखते हैं, तो बी वाली जो ट्रेन है हमको कैसी जाती हुई दिखाई देगी, आगे जाती हुई दिखाई देगी, है ना। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो अब हम पूछेंगे कि बी की किसके सापेक्ष, बी की ए के सापेक्ष वेग। ओके, बी का ए के सापेक्ष वेग, है ना। मैं पूछता हूँ कि बी ए के सापेक्ष ए की तुलना में कितने वेग से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके, आगे बढ़ रहा है वो तो हमको समझ में आ रहा है, कितने वेग से बढ़ रहा है तो हम कैसे निकालोगे, है ना, हम कैसे बोल दोगे आप, 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बी आगे जा रहा है। कैसे निकाला हमने ये, 5 मीटर प्रति सेकेंड में से माइनस कर दिया किसको, 3 मीटर प्रति सेकेंड को। तो हम क्या बोल लेंगे कि जो B है वो A के सापेक्ष कितने वेग से आगे जा रहा है, 2 मीटर। तो B की A के सापेक्ष वेग, है ना, जिसे हम सापेक्षिक वेग भी बोलते हैं। B का A के सापेक्षिक वेग कितना आया, B क्या, ये क्या था, B का वेग, ठीक है, माइनस A का वेग। ओके, तो सापेक्षिक वेग निकाला कैसे जाता है ना, तो कोई नहीं, तो सिर्फ माइनस कर देते हैं हम दोनों वस्तुओं के वेग को। कैसे माइनस कर देंगे, किसमें से किसको माइनस करेंगे, तो जिसका सापेक्षिक वेग बताया जाता है उसके वेग में से माइनस करते हैं दूसरी वस्तु को। जैसे हम किसका वेग बता रहे हैं, बी का सापेक्षिक वेग। ओके, बी का सापेक्षिक वेग बता रहे हैं, तो फिर बी के वेग में से माइनस करेंगे, बी के वेग में से माइनस करेंगे ए के वेग को। और अगर ए का सापेक्षिक वेग बता रहे हो, ओके, तो फिर ए के वेग में से माइनस करेंगे किसको, बी के वेग को। ठीक है, तो ये था सापेक्षिक वेग निकालने का तरीका, है ना, कि बी का निकालना है तो बी में से माइनस कर देंगे ए को, ए का निकालना है तो ए में से माइनस कर देंगे बी को। ओके, तो ये इस सूत्र की हमें इसमें आवश्यकता होगी, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में रिपीट कर लिया। वैसे हमने इसको 11वीं कक्षा में पढ़ा है, समझा है। ठीक है, अब ठीक है, जो हमारा बिंदु है उस पे हम आते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर वस्तु और समतल दर्पण की गति का प्रभाव देखना है पहले।
प्रतिबिंब के वेग पर, मतलब प्रतिबिंब के वेग की गणना करनी है ना। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु O है, ठीक है, समतल दर्पण M से दर्शा रहे, ओके, और वस्तु का वेग, वस्तु का दर्पण के सापेक्ष, वस्तु का दर्पण के सापेक्ष वेग कितना है VOM, ठीक है। अब वस्तु गति कर रही है दर्पण के सापेक्ष, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, प्रतिबिंब भी गति करेगा। तो प्रतिबिंब के वेग को हमने दर्शा दिया VIM से, है ना, मतलब प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग, ओके, ठीक है। क्या क्या माना हमने वो लिख लें यहाँ पर, क्या माना हमने, यदि, ठीक है, दर्पण के सापेक्ष, ठीक है, वस्तु का वेग कितना है VOM, ठीक। फिर इसी तरह से दर्पण के सापेक्ष, ठीक है, प्रतिबिंब का वेग, ओके, कितना हो जाएगा ये VIM, है ना। अब एक चीज ध्यान में देखो कि जैसे अब उदाहरण के लिए हमने कहा कि दर्पण अगर स्थिर है ना, स्थिर दर्पण है, उसके सामने वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, ठीक है, उसकी ओर जा रही है, तो हमको प्रतिबिंब भी गति करते हुए दिखेगा, है ना, प्रतिबिंब भी गति करते दिखेगा। किस ओर गति करते दिखेगा, जिधर वस्तु गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में। जैसे हम दर्पण के पास में जा रहे हैं तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, पास में आएगा, मतलब हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, इधर प्रतिबिंब उधर से ऐसे आएगा, मतलब दोनों की गति विपरीत दिशा में होगी। अब प्रतिबिंब कितने वेग से आते दिखाई देगा, तो जितने वेग से कौन आ रहा है उसकी ओर, दर्पण की ओर वस्तु आ रही है, उतनी ही वेग से प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आएगा। मतलब ये एग्जाम्पल तो क्या आसान सा है, सिंपल सा है, इसमें कोई सूत्र उसकी आवश्यकता नहीं। मतलब वस्तु जितने वेग से गति कर रही है, अगर दर्पण कैसा हो, स्थिर हो, तो वस्तु प्रतिबिंब भी उतनी ही वेग से गति करेगा उसकी विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अब इसी के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि वस्तु का दर्पण के सापेक्ष वेग बराबर होगा किसके, प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग VIM के, है ना। और दोनों कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक। अब ये क्या है, वस्तु का दर्पण के सापेक्ष, ठीक है, वेग, सापेक्षिक वेग, ठीक है। तो सापेक्षिक वेग हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना, अभी हमने समझा वहां पे V वस्तु का वेग बता रहे हैं हम दर्पण के सापेक्ष, तो VO माइनस कर देंगे किसको, VM को। फिर इसी तरह से माइनस यहाँ प्रतिबिंब का वेग बता रहे हैं दर्पण के सापेक्ष, तो VI माइनस VM, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, ओके। अब यहाँ से हमें VI के लिए सूत्र निकालना है, प्रतिबिंब के वेग के लिए समीकरण बनाना है ना। तो ये VO माइनस VM, ये माइनस अंदर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो VM है वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसको हमने आगे लिख दिया, ठीक है। दूसरा ये सॉरी ये VI माइनस हो जाएगा, है ना। अब किसके लिए समीकरण बनाना है, VI के लिए, तो VI का इधर पक्षांतर कर दो, तो VI इधर आकर क्या हो गया, है ना, VI इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये VM और ये इधर आके ऐसे, तो VM ये जो बचा है, और ये VM ट्रांसपोज के बाद, है ना, VM माइनस VO, ठीक है। तो समीकरण क्या बन गया हमारे पास, VI बराबर VM टू VM, ओके, माइनस VO से। तो ये रहेगा हमारे पास प्रतिबिंब का वेग निकालने के लिए आवश्यक समीकरण, ठीक है। मतलब इस समीकरण का उपयोग हम कोई भी स्थिति में कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हो, ठीक है, कि कौन कौन सी स्थिति में समीकरण में क्या चेंज आएगा, है ना। तो यदि दर्पण स्थिर हो तथा वस्तु वियोग वेग से गतिमान, ठीक है, मतलब दर्पण अगर स्थिर मान लिया हमने, है ना, तो इस केस में स्थिर मान लिया मतलब ये Vm को 0 रख देते हैं, है ना। Vm हो गया 0, इसका वेग और इसका वेग Vo प्रतिबिंब का वेग, ठीक है, Vi, ठीक। तो हम यहाँ पर इस केस में तब प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, Vi, इस समीकरण से देखें Vm 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, Vi माइनस V बराबर Vs है ना। मतलब क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि वस्तु, इस केस में कोई बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोल रहे कि जितने वेग से वस्तु दर्पण की ओर चल रही होगी या दर्पण से दूर चल रही होगी उतने ही वेग से प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर आ रहा होगा या दर्पण की ओर आ रहा होगा, ठीक है। मतलब दोनों के वेग बराबर होंगे और गति की दिशा विपरीत होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा हमारे पास उनका वेग, ठीक है। दूसरा कि मतलब वस्तु व प्रतिबिंब परस्पर विपरीत दिशा में गति करेगी, है ना। फिर दूसरा, यदि वस्तु स्थिर मान लें हम, वस्तु स्थिर हो, ठीक है, तो Vo बराबर 0 हो जाएगा तथा दर्पण Vm वेग से गति करता हो, है ना, या गतिमान हो, ठीक है। तब, है ना, चलो इसको ऐसे भी दर्शा दे, ये हमारी वस्तु है, Vo ऐसी है स्थिर, ठीक है, और दर्पण इस और हमने मान लिया Vm वेग से गति कर रहा है, तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, प्रतिबिंब का वेग, ठीक है, निकाल लें हम उसको समीकरण से, ये है। तो यहाँ पर Vo कितना हो गया 0, इस समीकरण में देखो Vo का मान 0 रख देंगे तो Vi कितना हो गया, तो Vi आ गया हमारे पास 2Vm, ठीक है, 2Vm। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो चिन्ह से देखिए प्लस में है ना, इसका मतलब जिधर दर्पण गति करेगा, जिधर दर्पण गति करेगा उधर ही कौन भी गति करेगा, ठीक है। मतलब वो निर्भर करेगा फिर किसका वेग ज्यादा किसका वेग कम है। अगर Vo 0 है तो इस केस में जिधर दर्पण गति करेगा उधर ही प्रतिबिंब का वेग भी होगा, ठीक है, ये है ना। और तीसरा केस, ठीक, मतलब इसमें क्या देखते हैं हम, प्रतिबिंब व दर्पण कैसे गति करेंगे, समान दिशा में गति करते हैं, ओके। तीसरा केस यहाँ पर ले लें, यदि वस्तु व दर्पण दोनों गतिमान, ठीक है, परस्पर गतिमान, तो इस केस में ये वाला सूत्र उपयोग में आ जाएगा, है ना, इसे कोई अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तब प्रतिबिंब का वेग कितना आ जाएगा, Vi 2m और 2Vm माइनस Vo से, ओके। अब इसमें प्रतिबिंब का वेग तो हमें मिल जाएगा, है ना,
कि प्रतिबिंब किधर कितने वेग से गति करेगा। अब किधर करेगा, ओके, तो यहाँ यदि, ठीक है, इसे याद रखें, यदि vi, ओके, या 2m 2vm माइनस vo, इसका मान कैसा आता है, धनात्मक, ओके, ये धनात्मक हो। तो धनात्मक कब आएगा, जब किसका वेग मान ज्यादा हो, vm का वेग ज्यादा हो, ओके, तो धनात्मक आंसर बचेगा। तो जब vi का मान किस में आता है, धनात्मक में, तो इसका मतलब उसकी गति किधर की ओर होगी, दर्पण की दिशा में, है ना, मतलब तब प्रतिबिंब किधर गति करेगा, दर्पण की दिशा में गति करेगा, ठीक है। और है ना, मतलब ये केस कब पॉसिबल होगा, धनात्मक आने का, है ना, ये वाला केस कब लगेगा, जब 2vm अधिक होगा किससे, vo से अधिक होगा इसका मान, तो इसका मान धनात्मक बचेगा, और धनात्मक बचेगा तो ये स्थिति रहेगी, है ना। फिर v यदि 2vm कम है vo से, ठीक है, तो vi का मान इसमें बचेगा 2vm माइनस vo, इसमें बचेगा ऋणात्मक में, और ऋणात्मक है तो फिर ये ऋणात्मक अगर vi का मान बचता है तो किधर की ओर गति करेगा, वस्तु व प्रतिबिंब परस्पर विपरीत दिशा में गति करेगी, है ना। तब वस्तु व प्रतिबिंब विपरीत दिशा में गति करेगी, ओके, ऐसे, है ना। तो ये रहा। अब इसको एक एग्जांपल से देख लें कि इसका उपयोग, सूत्र का उपयोग कहाँ होना है ना। तो पहला केस उदाहरण के लिए, है ना, कि, है ना, ये समझने के लिए, जैसे हमने कहा एक दर्पण स्थिर है और स्थिर दर्पण के सामने वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है दर्पण की ओर, ओके। तो प्रतिबिंब किधर गति करेगा, तो हमें इसमें कोई गणना करने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे हमको मालूम है कि अगर दर्पण स्थिर होगा तो जितना वस्तु का वेग उतना ही प्रतिबिंब का विपरीत दिशा में। तो प्रतिबिंब का वेग हम कितना बोल लेंगे, प्रतिबिंब का वेग भी 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन विपरीत में, ओके, ये वाला, है ना। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल, अब ज्यादा से ज्यादा तो क्या होगा कि दोनों गति करेंगे, ठीक है, दोनों गतिमान हो सकते हैं, ठीक है, जैसे वस्तु भी और दर्पण भी। हमने बोल दिया दर्पण ये कितने वेग से गति कर रहा है, 6 मीटर प्रति सेकेंड, और वस्तु, ठीक है, ये 3 मीटर प्रति सेकेंड से। तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा ये बताना है ना। तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सूत्र, ये हमारे पास समीकरण है ना, कितना आ जाएगा, वी आई, समीकरण में मान रख दे 2vm v, ठीक। अब यहाँ जो, ठीक है, जैसे अब हम मान रखते जा रहे हैं, ठीक है, ये है ना, तो 2, अब vm और वस्तु और प्रतिबिंब का वेग दोनों कैसी दिशा में है, विपरीत है, तो एक को धन लेंगे दूसरे को ऋणात्मक मान लेंगे। तो धनात्मक और ऋणात्मक हम किसी को भी मान सकते हैं। तो मान लो कि वस्तु इधर की ओर गति कर रहा है, इस ओर गति कर रहा है ना, वस्तु इधर गति कर रही है, पॉजिटिव x की ओर मान लो उसको, तो वस्तु के वेग को धनात्मक मान लो, प्रतिबिंब दर्पण के वेग को इधर ऋणात्मक। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, -6, ओके। दर्पण इधर गति कर रहा है ना, दर्पण इधर गति कर रहा है, तो इधर वाले वेग को हम क्या मान लेंगे, माइनस, तो -6 हमने यहाँ रख दिया, और ये vo की वैल्यू कितनी है
3। तो कितना आ गया ये है ना, सॉल्व करेंगे बेटे इसको, 12 और -3 ये 15। ओके, VI। अब आंसर हमारा किस में बचा है, -15 में, मतलब वेग माइनस में। तो माइनस वाला वेग हमने किधर वाले वेग को लिया था, जिधर दर्पण चढ़ा था, दर्पण के वेग को माइनस वाला वेग माना था। तो जिधर दर्पण चलेगा उसी दिशा में कौन भी चलेगी, प्रतिबिंब, है ना। तो प्रतिबिंब का वेग कितना आ जाएगा, -15 मीटर पर सेकेंड, मतलब किधर की ओर, दर्पण की दिशा में। ओके, तो ये रहेगा हमारे पास वस्तु प्रतिबिंब के वेग पर दर्पण और वस्तु की गति का प्रभाव और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहले हमने देखा प्रतिबिंब के वेग पर प्रभाव, अब प्रतिबिंब की दूरी पर प्रभाव। ठीक है, तो पहला केस, यदि, ठीक है, क्या मान लें हम, दर्पण स्थिर हो तथा वस्तु d दूरी तय करती है। ठीक है, d दूरी कौन सी, लंबवत दूरी भी, ठीक है, लंबवत दूरी के लिए बात हो रही है यहाँ पर, d दूरी तय करती है, तब प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष, ठीक है, d दूरी तय करता है तथा वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, 2d से, ठीक है, बढ़िया घट जाती है। ओके, ठीक है, तो पहला स्थिति क्या है उसको ऐसे समझे, है ना। हमने कहा ये दर्पण, सॉरी, है ना, दर्पण के सामने वस्तु किसी दूरी पर रखी है, दर्पण के सामने, यहाँ पर इस तरह से, है ना। मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण की स्थिति को m से बता रहे हैं। ओके, और उसके सामने कोई वस्तु बिंदुओं पे रखी। अब यहाँ पर दर्पण के सामने अगर वस्तु कोई दूरी, लंबवत दूरी तय करेगी, तो प्रतिबिंब भी कोई लंबवत दूरी तय करेगा। तो वो दूरी कितनी होगी, वो निर्भर करेगा प्रतिबिंब की दूरी पर, है ना। तो पहला हमने क्या कहा कि यदि वस्तु d दूरी तय करेगी दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब भी d लंबवत दूरी तय करेगा, है ना। उसी को अब हम प्रूफ समझ रहे थे। तो हमने मान लिया कि दर्पण है, दर्पण के सामने वस्तु बिंदुओं पर रखी हुई है और उसकी प्रारंभिक दूरी कितनी है, यहाँ पर l है, दर्पण से प्रारंभिक दूरी l। तो ठीक है, प्रतिबिंब भी इतनी दूरी पर ही बनेगा। हमें नियम पता है कि जितनी दूरी लंबवत दूरी वस्तु सामने होती है उतनी लंबवत दूरी प्रतिबिंब पीछे बनेगा, है ना। तो ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिंदु I पे हमने दर्शा दिया, कितनी दूरी पे, दर्पण से L दूरी पर। ओके, अब यहाँ से हमने क्या कहा कि वस्तु, है ना, d दूरी तय करती है दर्पण के सामने, लंबवत दूरी। ओके, आगे उसके और या उससे दूर की ओर किधर भी ट्रेवल करे, दोनों केस में, है ना, ये एक ही स्थिति लागू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि वस्तु ओ बिंदु O से d दूरी तय करके कहाँ पर पहुंच जाती है, O डैश पर। ठीक है, तो अब उसकी नई स्थिति और दर्पण के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, तो नई स्थिति और दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो गई, L - D,
है ना। तो इस तरह से अब दर्पण के सामने वस्तु की दूरी l माइनस डी हो गई, तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी, l माइनस डी। ओके, तो मान लिया कि प्रतिबिंब कहाँ बनने लग गया, I डैश पर, कितनी दूरी पर बनने लग गया यहाँ पर, ठीक है, कितनी दूरी पर, l माइनस डी दूरी पर। ओके, तो अब हमको ये देखना है कि प्रतिबिंब का जो विस्थापन हुआ है ना, प्रतिबिंब की स्थिति में ये जो विस्थापन हुआ है ये कितना है, ठीक है, प्रतिबिंब ने कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, प्रतिबिंब के द्वारा चली गई दूरी, है ना, सारी लंबवत दूरियों की बात हो रही है मुझे, ठीक है, दर्पण के लंबवत। तो किससे बता दिया हमने इसको, आई डैश से, आई डैश। ओके, अब इसका मान हमको निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये मान है पूरा, है ना, कितना है ये वाला, आई तक एम आई है एल, और ये हमें ये ज्ञात करना है ऐसा। तो इसमें एम आई में से माइनस कर दे किसको, एम आई डैश को, तो आई डैश एम आई कितना हो जाएगा ये, एल माइनस डी, तो ये कितना बन जाएगा, आई डैश सॉरी आई डैश कितना बच गया, डी, है ना। मतलब प्रतिबिंब की द्वारा प्रतिबिंब कितनी दूरी तय करेगा, अगर वस्तु डी दूरी तय करती है तो प्रतिबिंब भी डी दूरी तय करेगा। अगर दर्पण कैसा हो, स्थिर हो, और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी बदल जाएगी, है ना, वस्तु और प्रतिबिंब के पहली कितनी दूरी थी, ओके, तो पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी 2l, ये कितनी थी ओ, चलो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वैसे अंडरस्टूड ही है कि अगर प्रतिबिंब डी दूरी, वस्तु डी दूरी दूर हट रही है दर्पण से, तो प्रतिबिंब भी डी दूरी पीछे हटेगा दर्पण से, तो इधर से डी दूरी, उधर से डी दूरी, तो कितनी दूरी बढ़ गई दर्पण और वस्तु प्रतिबिंब के बीच में, 2d दूरी, है ना। ये ऐसे भी समझ लो, जैसे ये ओ आई पहले कितना था, ओ आई कितना था, l सॉरी 2l, ये यहाँ से यहाँ तक। अब नई दूरी कितनी हो गई, ठीक है, ओ ये वाली, ठीक, कितनी हो गई, ओ डैश आई डैश, तो ओ डैश और आई डैश ये वाली, है ना। नई दूरी कितनी हो गई, ये नई दूरी, ठीक है, ओ डैश आई डैश 12 ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे 12 माइनस 2d, तो दूरी में कितने का परिवर्तन हो गया, 2d दूरी का। मतलब दर्पण वस्तु डी दूरी अगर दर्पण की तरफ चलेगा तो प्रतिबिंब और दर्पण की नई स्थिति के बीच की जो दूरी है वो 2d कम हो जाएगी। अगर दूर चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2d दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये पहला केस कि दर्पण अगर स्थिर हो और वस्तु डी दूरी तय करती है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी तय करेगा, डी दूरी तय करेगा, ठीक है। फिर दूसरा केस मान लें हम, यदि वस्तु स्थिर हो, ठीक है, यदि वस्तु स्थिर हो तथा दर्पण को गतिमान मान लें, है ना, तथा दर्पण डी दूरी तय करता है, वस्तु के सापेक्ष करता है लंबवत दूरी, है ना, तब प्रतिबिंब भी 2d दूरी तय करता है, ठीक है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है, तथा वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2d बढ़ या घट जाती है
ओके, ये है ना। अब इसको हम थोड़ा सा प्रूफ देख ले इसका, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमने दर्पण को ऐसे मान लिया ना, दर्पण की प्रारंभिक स्थिति। ओके, और इसके सामने कोई वस्तु और रखी है प्रारंभिक स्थिति कितने पर, L पर, ठीक है। यहाँ से M है ना, मतलब वस्तु प्रारंभ में O बिंदु O पर रखी है, ठीक है, उसकी दूरी है L। और अब इस स्थिति में यदि वस्तु L दूरी पर है तो नई स्थिति में भी, है ना, इसको थोड़ा दूर बना दे, नई स्थिति में भी प्रतिबिंब कहाँ ही बनेगा, जितनी दूरी वस्तु आगे है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर ही बनेगा दर्पण के पीछे, L दूरी पर। ये पहली स्थिति में है ना, कि दर्पण वस्तु O बिंदु O पर है L दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा उसका, L दूरी पर पीछे बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर दर्पण को क्या मान रहे हैं, विस्थापित होता है D दूरी। ओके, तो हमने ये बोल दिया यहाँ पर कि दर्पण ये नई स्थिति यहाँ पर आ गया। ओके, दर्पण विस्थापित होकर यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये दर्पण की नई स्थिति, ठीक, कितनी दूरी विस्थापित हुआ है प्रारंभिक स्थिति से, D दूरी। ओके, तो अब दर्पण की नई स्थिति से, दर्पण की नई स्थिति से प्रतिबिंब वस्तु की नई दूरी कितनी बन गई, तो प्रतिबिंब की नई दूरी कितनी बन गई, वस्तु की नई दूरी कितनी बन गई, L प्लस D। ओके, दूरी बढ़ गई, दर्पण दूर हट गया उससे, तो अब प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, तो जितनी दूरी सामने वस्तु है उतनी ही दूरी पीछे प्रतिबिंब भी खिसक जाएगा ना। तो कितनी दूरी पर, मान लिया ये है ना, I डैश पर प्रतिबिंब आ गया। ओके, कितनी दूरी, दर्पण की नई स्थिति से L प्लस D दूरी पर वस्तु है, तो L प्लस D दूरी पर प्रतिबिंब भी बन जाएगा। ओके, अब ये तो हो गए प्रतिबिंब बनना। अब हमें ये देखना था कि ये वाली जो दूरी है ना, दर्पण और प्रतिबिंब ने कितनी दूरी तय की। ओके, कितनी दूरी तय की, तो उसको हम कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तब प्रतिबिंब द्वारा चली गई दूरी। ओके, किससे दर्शा दे उसको, I डैश से, ये वाली है ना। तो अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास जो ये वाली दूरी भी है यहाँ से यहाँ तक, है ना, हमें ये निकालना है, ये वाली। ओके, तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, O I डैश है हमारे पास, ये है ना, तो O I डैश, ठीक है। इस पूरे में से ये वाले है ना, इस पूरे में से माइनस कर दे किसको, O I को। ओके, ये O I डैश माइनस O I, तो हमें क्या मिल जाएगा, I डैश, ठीक है। तो I डैश कितना हो गया, O I डैश कितना है, O I डैश यहाँ से यहाँ तक कितना है, L प्लस D और L प्लस D, है ना, L प्लस D और L प्लस D, तो कितना हो गया ये 2L प्लस D। OI कितना है, तो OI ये वाला OI है ना, ये, तो OI कितना हो गया, L प्लस L हो गया, है ना। OI कितना हो गया, L प्लस L मतलब 2L। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, है ना, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, I डैश कितना हो जाएगा 2L और ये 2D बचेगा। ओके, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी विस्थापित हो जाएगा यहाँ से, 2D दूरी। ओके, और वही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की नई दूरी कितने से बढ़ जाएगी, पहले उनकी दूरी ये थी, है ना, 2L थी। ओके, अब नई स्थिति पे आ गया
तो कितनी हो गई 12 प्लस 2d। तो प्रतिबिंब की दूरी कितने से बड़ा और घट जाएगी? अगर दर्पण दूर की ओर जाएगा वस्तु से तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी? 2d से। और दर्पण वस्तु की ओर चलेगा तो 2d दूरी घट जाएगी, है ना। तो ये था जो हमारे पास कि दर्पण और वस्तु अगर गति करने लग जाए, गतिमान हो जाए, तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा और प्रतिबिंब की दूरी में क्या क्या परिवर्तन होंगे, है ना। तो ये सूत्र है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए।